आपके लिए इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अमूल्य टाइम निकाला, इसलिए इनका कृतज्ञ मैं हूँ। और आप भी इनको धन्यवाद दीजिएगा, हो सके तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा और सर का मनोबल और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर भी करना वीडियो को। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा सर ज़्यादा बिजी होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए असुविधा के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आपकी कंटिन्यूस जो 10 बजे की बेला है उसको मैंने किसी प्रकार से आज तक जो चलाई है उसको बराबर कंटिन्यूस में जारी रखा है। और एक न एक महान हस्ती से हर संडे आपकी मुलाकात मैं कराता हूँ। तो दोस्तों, आज भी उसी बीच में हमारे बीच में जो पधारे हैं देवेंद्र जी सर, इनको मैं तहे दिल से आत्मा से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आगे बात करते हैं इनके जीवन परिचय की, थोड़ी सी छोटी छोटी बातें जो आपके लिए जीवन में किस तरह का करवट ले सकती है। क्योंकि ये जो है आरआरसी से सेलेक्टेड होकर ग्रुप डी सेलेक्टेड होकर के टेक्नीशियन तक कैसे पहुँचे, ये एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैं आपके सामने फेस करना चाहता हूँ। तो ग्रुप डी से टेक्नीशियन तक पहुँचने में इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, उस टाइम का कंपटीशन आज के कंपटीशन में क्या अहम भूमिकाएं रही, इस प्रकार की कई बिंदुओं को लेकर के आज जो बात करेंगे। सैलरी है, सुविधाएं हैं, कई प्रकार की जो है मैटर यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो देवेंद्र जी से मुलाकात कराने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि आप में से अभी हाल में ग्रुप डी का जो है पेपर है बच्चों के कुछ ही टाइम बाद में, और ग्रुप डी की भी भर्ती लंबे टाइम से अटकी हुई है, तो इसको लेकर कई चीज़ें बात होगी और इन्होंने कैसे ग्रुप डी फाइट करके आज टेक्नीशियन बन गए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो श्रीमान साहब से मैं थोड़ा सा अनुरोध करूँगा कि आपने अपना नाम पता बताइए थोड़ा सा, और जिससे कि बच्चे गाइड हो सके, मोटिवेट हो सके। सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार मीणा है और मैं रेलवे ग्रुप डी में जो आज सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता है रेलवे के अंदर ट्रैकमैन डिपार्टमेंट, उसमें मैं ट्रैकमैन की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था आरआरसी जबलपुर से। वो मेरा रेलवे का पहला कंपटीशन था। उस दौरान मैं एसटीसी कर रहा था। एसटीसी का कोर्स करने के दौरान मेरे को ग्रुप डी में सेलेक्टेड होने पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला है तो कुछ नॉलेज मिलेगा अच्छा। लेकिन वहाँ जाके मैंने जब देखा तो वहाँ काम मतलब बिल्कुल अलग था, जो एक स्टूडेंट के लिए अटपटा रहता है। कहने का मतलब धीरे धीरे हम मैंने उसको सीखा का, मैंने कहा ये जो मिला है ये अच्छा मिला है। मजबूरी में जो भी मिलता है, जैसे भूखे आदमी को कोई रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो अपन स्टूडेंट जो भी रहता है, हर स्टूडेंट की ललक रहती है कि मुझे जॉब मिले। और मेरी भी वही ललक थी जिसमें मुझे राजस्थान पुलिस में भी मैं उस टाइम सेलेक्ट हुआ। और रेलवे में मुझे कोटा डिवीज़न ही मिला। ये सौभाग्य की बात है कि घर में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी केंद्रीय सरकार की। तो मैं बड़ा खुश हुआ सर कि मुझे नौकरी मिल गई, कोटा डिवीज़न मिल गया। अब मैंने कहा यहीं नौकरी करेंगे, नौकरी की। लेकिन वहाँ पे जो रवैया था वो मुझे पसंद नहीं आया। मैं भी नौकरी छोड़ के घर चले गया, एब्सेंट होने लगा। फिर मैंने तैयारी की। उसके बाद मुझे यहाँ से दोबारा ग्रुप डी में हेल्पर की पोस्ट पे कटनी डीजल शेड में मैंने काम किया। वहाँ से मैच्योर लेकर मैं कोटा वर्कशॉप में आया। 2015 की बात है। उस टाइम कोटा कारखाने में डिपार्टमेंटल डेपुटेशन के लिए 5 साल की मेट्रिक कलेक्टर की भर्तियाँ होती है। उसमें मैंने फॉर्म भर के और कंपटीशन फाइट करके मेट्रिक कलेक्टर में सेलेक्ट हुआ। 5 साल वहाँ सर्विस करने के दौरान ही मेरा इधर टेक्नीशियन में प्रमोशन हुआ। आज मैं टेक्नीशियन के पद पर हूँ, फिटर ट्रेड से। और मेरे को लगभग 1.5-2 साल हो गए टेक्नीशियन बनने से। बहुत ही शानदार इन्होंने बात बोली है कि किस तरह से इन्होंने जो है कि जीवन का चक्र बताया अपना, कि कहाँ से सेलेक्टेड हुए, कैसे सेलेक्टेड हुए। और कुछ बच्चे पूछ रहे सर कि आरआरसी से जो आपने सिलेक्शन लिया है ग्रुप डी में, तो उसमें क्या लगता है आपको कि किस टाइप की मेरिट जाती है, सिलेबस क्या था, थोड़ा सा बताइए सिलेबस के बारे में, मेरिट के बारे में। उसमें सर मेरे को लगा था कि बहुत सारे लड़के बैठ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो हो सकता है परसेंटेज ज़्यादा जाएंगी। जो लोग कई दिनों से कोचिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, वो भी यही सोच रहे थे। लेकिन मेरे जो सेलेक्टेड लोग थे, जैसे आज मैं अपन स्टूडेंटों को समझा रहे हैं, इसी प्रकार मेरी आदत रही थी कि मैं जो सेलेक्टेड लोग थे उनसे मोटिवेट होता था, उनसे पूछता था आपने किस प्रकार पेपर सॉल्व किया, कैसे आपने सेलेक्ट हुए। तो मेरा वो एक्सपीरियंस ये है सर कि अपन को जितना, सबसे पहली बात तो
कट ऑफ क्या है, पेपर अगर इजी है तो सबके लिए इजी है और टफ है तो सबके लिए टफ है। तो अपने जितने नॉलेज में आ रहा है उतना क्वेश्चन अपन को करना है, चाहे 100 में से अपन ने 70 किए, 60 किए, 55 किए। उसके बाद क्या करते हैं अपन, 55 कर दिए और अपन सोचते हैं कि कम रहेंगे ये तो थोड़ा और करते, तो तुक्का मारने के चक्कर में हम अपने और नेगेटिव ले आते हैं। तो इसलिए कभी भी तुक्का नहीं मारना है, जो अपन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, और उसको आराम से आप करो। जो भी हार्ड क्वेश्चन है उसमें अटकना नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। वो फ्री टाइम का है, जब आपने पूरे क्वेश्चन अटेंड कर लिए हो तब उसके बाद उनको आप देख सकते हो फ्री टाइम। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या रहते हैं कि एक दो क्वेश्चनों में अटक जाते हैं और वो क्वेश्चन उनके 10-15 मिनट खराब कर देता है। उसकी वजह से हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन क्या पेपर करने का भी एक तरीका होता है, और उस तरीके में मेरा मानना तो ये है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने कई कंपटीशन फाइट किए है। तो आपको क्या है, एक से स्टार्ट किया, आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, OMR शीट पे हल्का सा टिक मार लिया कि भाई ये फर्स्ट में सी ऑप्शन सही है, तो सी पे मार दिया। ऐसे आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, तो 20 के जो टिक मारे उनको गोला कर दो पहले, उसके बाद फिर आप दोबारा से अगले 20 को करो। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन उसमें से जो आए वो उससे एक तो कंफर्म ये हो जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन तो अटेंड कर लिए। उसके बाद जो समय बचता है आपके पास, उसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ सॉल्व, ये मैथ का कर सकता हूँ, जीके का, साइंस का, तो आपको एक बार में ही आएगा, आना है तो। नहीं तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत करोगे। लेकिन दिमाग लगाओ रीजनिंग और मैथ पे, ताकि आपकी जो कोई समस्या कुछ याद नहीं आ रहा, वो भूल गए तो वो याद आ जाता है। इस प्रकार से आपको मतलब अच्छी तरह से पेपर सॉल्व हो जाएगा और उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट हो पाओगे। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप उनसे कहीं से पूछ लो, लेकिन पेपर का टाइम मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चनों में वो उलझ के रह जाते हैं, टाइम ख़राब हो गया तो पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए मेरा आपके जितने भी स्टूडेंट लाइव को देख रहे हो उनसे यही अनुरोध है, कंपटीशन के लिए दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, आप घर पे पेपर सॉल्व कीजिए, OMR शीट के माध्यम से टाइम लगा लीजिए, जो एग्ज़ाम में जो टाइम मिलता है कि भाई 1 घंटे के समय में अपन को 100 क्वेश्चन अटेंड करने, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालोगे उतना ही आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। बहुत बढ़िया, ये है सर। बहुत ही शानदार इन्होंने बात बोली है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो उसका एडवांटेज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, एक और बात इन्होंने जो कही है, इनके टाइम ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे, आज आपके टाइम ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ऑफलाइन ही करें, ठीक है जी। हाँ, बाकी बुक की सहायता से ऑफलाइन कर सकते हो, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट ज़रूर निकालें। और मैं एक सलाह देना चाहूँगा पर्सनली कि आप ऑनलाइन, हाँ जी, कंप्यूटर पर पेपर होता है तो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें, जी हाँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड डेवलप होगी। जो सर ने बताया अभी हाल में कि लास्ट तक आप पहुँच जाओगे, बीच में हर जो उलझन भरे क्वेश्चन है उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है, और लास्ट तक 100 तक पहुंचने के बाद फिर लौट करके वहां पर आना है। इस टाइप से एग्जाम का पैटर्न जो है आपको करोगे तो आपके जीवन में जो है किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप एग्जाम अच्छे से कवर कर पाओगे, जी हाँ। क्योंकि सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के तौर पर जो सेलेक्टेड बंदे होते हैं उनसे सीखना बेहद ज़रूरी है। और आज उसी बेला में हमारे साथ में देवेंद्र सर पधार हैं, तो इनको मैं धन्यवाद देते हुए जो है इन्होंने कई चीज़ें बताई। और मैं यहाँ पर जो है कुछ बच्चे भी पूछ रहे कि सर ग्रुप डी में आए थे उस टाइम पर आपकी सैलरी क्या थी, अभी कितनी है? ग्रुप डी में जब 5 जुलाई 2012 को ज्वाइनिंग हुई थी, उस टाइम 7,000 बेसिक था जो मूल वेतन, और लगभग नेट सैलरी 12-13 हज़ार रुपये हाथ में आती थी। तो हम सोचते थे कि इतनी सी सैलरी में क्या होगा, लेकिन देखते देखते समय गुजरता गया, प्रमोशंस भी हुए, और आज वही सैलरी 24,500 रुपये तो बेसिक हो गई है, और नेट सैलरी 45,000 रुपये के समथिंग मिल जाती है सर। देख सकते हो जैसा कि सर की सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर दिखाई गई है, और इनको लगभग जो है 45,112 रुपये का जो है पे मिला है इस माह का। आई थिंक ये इसी माह की डिटेल है, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी माह की है, ठीक है।
तो देखिएगा ये अक्टूबर का जो है आपको पेमेंट स्लिप यहाँ पर दिखाई गई, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलती है पेमेंट को लेकर, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। जब शुरू में थी आज कितनी है ये आप देख सकते हो, और इसी बीच में इनके प्रमोशन भी हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है एक बार नौकरी लग जाओ, बाकी कोई ज़्यादा सरदर्दी का काम नहीं है, इतनी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्यारे मित्रों ये था इनका जो है सैलरी पेमेंट का, आपने जो पूछा कि सर सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे सर कि बच्चे की सर सुविधाएं क्या क्या मिलती है आपको, जी सुविधाओं के बारे में बता दीजिएगा। रेलवे में आवास की सुविधा है, रहने के लिए आपको रेलवे आवास उपलब्ध कराती है। वो आपके डेजिनेशन के हिसाब से है। यदि आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हो तो आपको टाइप 1 का मकान मिलता है, जिसे अपन 1 BHK बोल सकते हैं। अभी टेक्नीशियन बनने के बाद टाइप 2 का क्वार्टर मिल जाता है। उसके बाद आप ग्रेड 1 टेक्नीशियन जब हो जाओगे या मास्टर बन जाओगे, इसमें 42 ग्रेड पे आ जाओगे 4200 की पे, तो आपको 3 BHK मतलब बहुत बढ़िया शानदार 3 रूम का सेट का क्वार्टर मिल जाता है। यात्रा के नाम पे 3 सुविधा पास साल में मिलते हैं, 3 सेट सुविधा पास के, जिनसे आप ऑल इंडिया में कहीं भी रिजर्वेशन करा के 3 बार अपने परिवार सहित फ्री यात्रा कर सकते हो। बाकी 3 PTO होता है, PTO पास है, वो भी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। उसमें क्या है, हमारा 1/3% जैसे 100 पर 33 रुपये हमारा चार्ज होता है, उससे भी हम 3 सेट वो भी मिल जाते हैं। तो यानी कि साल में 6 बार आपको ये सुविधाएं मिल रही है। और आज इतना से ज़्यादा आप जाओगे भी नहीं, जॉब करने के बाद कहाँ समय मिलता है आदमी को जाने को। तो ये सुविधाएं हो गई। मेडिकल की अगर अब मैं बात करूँ तो डिवीज़न लेवल पर रेलवे के खुद के हॉस्पिटल है, और कई छोटी जगहों पे भी डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल्स भी है। उसके अलावा जैसे कोई क्रिटिकल इलनेस है, भाई बड़ी बीमारी है जिसका इलाज रेलवे हॉस्पिटल में नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमारे रेलवे ने टाई अप कर रखे हैं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो मतलब फुल फैसिलिटी वहाँ आपको मिलेगी, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको यहाँ के डॉक्टर रेफ़र करेंगे, उन रेफर्ड के आधार पर वो वहाँ का हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, और वो पूरा कैशलेस है आपका, उसमें कोई ₹1 रुपये का भी चार्ज नहीं है। वो आपके ऊपर आश्रित आप और आपके बच्चों सबके लिए फ्री सुविधा है सर। बहुत बड़े शानदार, बहुत ही गजब की बातें बताई इन्होंने कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी से लेकर के पास PTO से लेकर के होम घर जो रहने का मिलता है उससे लेकर के, तो बहुत सारी सुविधाएं जो है रेलवे में मिलती है। सुविधाओं की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक बार एग्ज़ाम फाइट करने की, और अगर वो फाइट कर लिया तो आपकी लाइफ जो है शानदार बन जाएगी, और ये जो है शानदार तरीके से आप जी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर परिवार का अच्छे से लालन पालन कर पाओगे। उम्मीद है भाइयों ये आपको बातें जो सर ने बताई बहुत पसंद आई होगी। मैं ये भी करना चाहूँगा कि सर आजकल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है, और ऑनलाइन ज़्यादा बढ़िया है या ऑफलाइन ज़्यादा, या आपका आज का जो परिदृश्य है ऑनलाइन को लेकर, तो क्या उसके हिसाब से अपन को पढ़ना चाहिए या बदलाव आ रहा है उसको अपना लेना चाहिए, क्या किस टाइप से, थोड़ा सा बताइए। देखो, समय के हिसाब से बदलाव ज़रूरी है। जैसे पहले सैलरी हमारे जो सीनियर्स लोग हैं बताते थे हाथों में बाई हैंड मिलती थी नगद, और आज हमारे अकाउंट्स में आ जाती है। कल 30 तारीख को ही सैलरी अकाउंट में क्रिएट हो गई, हाँ अच्छा, डिपॉजिट हो गई सर के। तो पहले क्या है, जैसे सैलरी लेने के लिए भीड़ लगती है, सुविधाएं होती थी, तो उससे सुविधाएं बढ़ी। आज मेरा पैसा, मैं गांव में हूँ या सर के पास आया हूँ, कहीं भी हूँ ऑल ओवर इंडिया में, मेरे खाते में पैसा आ गया, मैं अपना उपयोग कर सकता हूँ। तो इससे ये सुविधा हुई। इसी प्रकार जैसे पेपर्स की बात करें ऑनलाइन की, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है, बस समझने का अंतर है। अपन मेरे अंदर जो नॉलेज है या जिस भी स्टूडेंट के अंदर जो नॉलेज है उसको क्वेश्चन दिख रहा है, अब वो क्या फ़र्क पड़ता है कि डिस्प्ले पे दिख रहा है कि पेपर पे दिख रहा है। सही बात, कहीं तो आप उसको नेगेटिव विचार मत लाओ, कभी भी नकारात्मक बिंदु मत लाओ। या जैसे बहुत से लोग बोलते हैं क्या पढ़े पेपर बिक रहे, बिकते भी है, ये पहले से भी बिकते, आज से नहीं बिकते। लेकिन आपका अगर कॉन्फिडेंस है तो आप सेलेक्ट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब लोग पेपर लेके ही, कोई 2-5% लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के उस पर नहीं जाना चाहिए। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस का वहाँ पर उपयोग अपन को करना है।
ऑनलाइन कोई बड़ा सिस्टम नहीं है आज के ज़माने में। RSCIT कोर्स है, ऐसे कंप्यूटर कोर्स कर लो आप, 1800-2000 रुपये में हो जाता है। टाइपिंग के लिए भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर क्लरिकल में आप जाना चाहते हो रेलवे में भी, तो बहुत शानदार प्रमोशन है हमारे क्लरिकल डिपार्टमेंट में रेलवे के अंदर। और आप टाइपिंग करो, उसमें जूनियर क्लर्क की भर्तियाँ आती है, सीनियर क्लर्क की भर्ती आती है, ECRC वगैरह की। तो उसमें भी आप जाओगे तो आपको और बेहतर लाइफ मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और जो बंदे टेक्निकल लाइन में है, वो असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ये भी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत बढ़िया जॉब है इंडियन रेलवे के अंदर। और आज आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हो तो हमारे लिए भी गौरव की बात है कि रेलवे परिवार बढ़ेगा सर। और आपके परिवार के लिए भी खुशी की बात है कि रेलवे में जिस उनको भी कई सुविधाएं, जैसे बहुत से परिवार रेल में से अभी भी वंचित है, तो इनसे जोड़ो, अच्छी तरह अपनी मेहनत करो। 100% अगर आपने 6 महीने भी दे दिए पढ़ाई के लिए तो आपका कंपटीशन फाइट है। मैंने स्टूडेंट लाइफ में, मैं सर 12th पास करके BSTC फर्स्ट ईयर कर रहा था, उसी टाइम मैंने सिलेक्शन ले लिया था राजस्थान पुलिस में, ग्रुप डी में, फायरमैन दिल्ली में। लेकिन वहाँ पर मेरे को वेटिंग लिस्ट में रख दिया था, फायरमैन में मैं जाना नहीं चाहता था, और ग्रुप डी में मैंने इसलिए चुना कि मुझे कोटा डिवीज़न घर के घर में मिल गया था। तो आप चाहो दूर भी जाओ, लेकिन डिपार्टमेंट इसमें भी हमें नॉलेज की कमी थी। अगर इसमें हमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सर मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंटों को बता देता हूँ, ग्रुप डी के नाम से लोग वहाँ अभी क्या है, एक ही पोस्ट समझते। इसमें स्टूडेंटों में बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी में कई सारी पोस्ट है, कई सारे डिपार्टमेंट है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशंस है। उसमें से आप ASM, TC, गुड्स गार्ड और TNC वगैरह बन सकते हो, ताकि आपको सीधे ही अच्छे प्रमोशंस मिल सकते हैं। रेल दूसरा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिससे मैं हूँ, उसमें आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, MCF और डिपार्टमेंटल 25% LDC कोटे से जो भर्ती होती है उससे JEB बन सकते हो। दूसरा GDC कोटे से भी रेलवे भर्ती कराती है, उसमें प्रत्येक डिपार्ट का ग्रुप डी कर्मचारी, ग्रेड 3 फिटर भी, टेक्नीशियन सब अप्लाई करते हैं। उसमें भी आप कंपटीशन फाइट करके अच्छी फर्स्ट में जा सकते हो। तो ये है सर। शानदार। देखो इन्होंने बहुत ही शुरुआत से लेकर के अंत तक बताया कि ग्रुप डी से आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपके अंदर जो है क्वालिटी होना चाहिए। कुछ लड़कों की कमेंट है जो कि मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा जो कंटिन्यूस में लड़के कमेंट कर रहे हैं। एक तो मंजू कुमार, ठीक है जी, ओके। तो ये पूछ रहा कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, रोहित भी यही पूछ रहा, ठीक है। रोहित के बाद में यहाँ पर जो है 2-4 लड़के जो है कंटिन्यूस में यही पूछ रहे हैं, ठीक है जी, हाँ ओके। चलिए मैं बात करता हूँ तो आपकी जो है वैकेंसी पर बात हो जाए। जी बिल्कुल, घनश्याम वर्मा भी यही पूछ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। तो जो जैसा कि ग्रुप डी का भी चल रहा है, ठीक है, तो अभी ये जो है पेपर की बात करते हैं तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने में पेपर होने की संभावना लगती है। इसी प्रकार से आगे वैकेंसी की बात करते हैं तो लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, आपके हिसाब से टेक्नीशियन कितने खाली हो रहे हैं और कितनी सारी जो संख्या है इसमें रेलवे में काफ़ी सारी संख्या कम है। इससे जो है अभी हाल में जैसे 2022 का वैकेंसी का सुन रहे, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि खाली पोस्टों के हिसाब से थोड़ा बताइए बच्चों। वैकेंसियाँ तो सर भरनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से रिटायरमेंट का जो एक पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा, अभी रेलवे में अपन बात कर दे तो 70-60% यंग जनरेशन आ चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट अभी मैं बात करूँ 2022 की, कल उसका लेटर निकला है, तो कोटा वर्कशॉप से ही 120 आदमी रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए मैन पावर की आवश्यकता तो होगी ही। तो प्रशासन जैसे ही उसकी रिकमेंडेशन आगे भेजेगा, तो जैसे वैकेंसी क्रिएट होंगी धीरे धीरे, उसी प्रकार से लगभग मैं उम्मीद है कि मई जून तक के नोटिफिकेशन निकालना चाहिए सरकार को, नहीं तो लास्ट 22 तक तो नोटिफिकेशन निकलेगा ही। क्योंकि रिटायरमेंट की जो एक वो चल रहा है सर दौर, मान लो आप कि उस टाइम के जो भी जॉब में थे उनकी आज 60 एज हो गई है, 60 की। तो रिटायरमेंट का जो एक
बोल सकता हूँ मैं कि दौर चल रहा है। जहाँ आप काम करते हो वहाँ से कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं लगभग पर मंथ? मैं बता रहा हूँ सर, इस महीने ही आपको 20 लोग रिटायरमेंट हुए थे हमारे 1800 का स्टाफ उसमें से। और कल कैलेंडर निकाला है जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक, उसमें 120 लोग रिटायरमेंट है सर। ओहो, ये एक जगह का पूरे डिवीजन का आप अंदाजा लगा सकते हो इससे? पूरे डिवीजन जैसे का कोटा अंदाजा डिवीजन सर में? मैं अगर बताऊं, कोटा डिवीजन में 18-20 हजार रेल कर्मचारी है, उसमें से ऑलमोस्ट आप मान लो 500 से 800 लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे आप। एक साल के अंदर? जी सर। ये बहुत ही गजब का रेशो, अगर पूरे हिंदुस्तान का काउंट करते हैं तो सर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बिल्कुल होगी, सर, ठीक है? बिल्कुल तो इससे वैकेंसी की पूरी उम्मीद जगती है कि बिल्कुल 2022 में सर। जैसा बता रहे हैं आप मई अप्रैल तक देखो, रेल प्रशासन को रेल चलवाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता तो होगी, तो उन्हें भर्तियां तो करनी है। ये चाहे सरकार की मजबूरी मान लो या कुछ भी है, लेकिन सर भर्तियां तो करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी चीजें क्या है, प्रशासन प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, उसके बाद भी नहीं चल पा रहा, क्योंकि नेटवर्क रेलवे का बहुत बड़ा है। और प्रोडक्शन अगर कोटा कारखाने की बात करें तो हर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो मैन पावर की आवश्यकता तो होगी। बहुत ही बढ़िया, तो सर ये बहुत गजब की बात बोली इन्होंने कि जैसे मतलब जो है नंबर ऑफ एक मतलब क्या कहते हैं कि समय आता है प्रत्येक चीज़ का, इसी प्रकार से भी रिटायरमेंट का बहुत ज़्यादा समय आ रहा है, और इस समय के कारण वैकेंसियों का जो बहुत ज़्यादा खाली हो रही है। तो आज की परिस्थितियाँ ये कि भयंकर मारामारी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मई जून में जो है वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो। तो 2022 में तो वैकेंसी इन्होंने बताई दी कि आई जाएगी, कारण क्योंकि देखिए लोकोपाइलट टेक्नीशियन कुछ ऐसी पोस्टें होती है जिनके बिना रेल चलना पॉसिबल नहीं होता, और इसी के कारण क्योंकि रेल चलाने के लिए मैन पावर जरूरत है। मैन पावर जो है जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक मैन पावर और आएगी कहाँ से? भले ही पीपीपी कर दे, लेकिन इतना नहीं कर पाता, क्योंकि पीपीपी में भी क्या कई चीज़ें जो है अवरोध होती है, ठीक है, जो कि क्वालिटी नहीं दे पाती। एक रेल कर्मचारी जो जिम्मेदारी से कार्य करता है, ऐसा प्राइवेट थोड़ी कर सकता। जो 5,000 10,000 वाला कर्मचारी है, एक 50,000 वाला कर्मचारी, दोनों में से क्वालिटी तो होगी भाई, दोनों की जो है मेहनत, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरी रोजी रोटी है, और वो 5,000 वाले को क्या चल भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ना। तो ऐसी कई चीज़ें जो मायना रखती है, इसी वजह से आज भी सरकारी कर्मचारी की अहमियत है और रहेगी और थी, ठीक है दोस्तों, यही वजह है। तो आप लोग यहाँ पर बराबर जो है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया बेटा सुरेंद्र, लाइक शेयर करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, हाँ सरकार मनोबल बढ़ा रहे हो, ठीक है जी, ओके, अच्छी बात है। तो सर जो है सबसे पहले, हाँ आप पूछ रहे हैं कि बच्चे की सबसे पहले आप ग्रुप डी में लगे, और ग्रुप डी से अभी लास्ट तक कहाँ तक जा सकते हो, ये क्या और कब तक जा सकते हो, ऐसा है क्या अधिकतम थोड़ा सा? ये मैं आपको बता दूं, 2012 में ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ था, और 2015 में 2015 में टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गया था, 3 साल बाद ही डीजल शेड एनकेजे कटनी में। बट मुझे क्या ट्रांसफ़र आना था अपने होम स्टेट राजस्थान कोटा। मैंने म्यूचुअल किया था, वो बंदा ग्रुप डी से ही सेलेक्ट था, और ग्रुप डी से ही ग्रुप डी वाले का म्यूचुअल होता है। तो म्यूचुअल करने के कारण मैं जो वहाँ टेक्नीशियन का रिजाइन करना पड़ा, और यहाँ मैं ग्रुप डी में आ गया। इस दौरान मैंने जो अभी आप लोगों को बताया था पहले सेशन में ही कि क्लरिकल लाइन में बहुत फास्ट प्रमोशन है, और जूनियर क्लर्क बनने के लिए मैंने वेट किया था क्लरिकल की वैकेंसियों का, इसलिए मैं ग्रुप डी में ही रहा। बट दुर्भाग्य से रेल प्रशासन समय समय पर नियम चेंज कर लेते हैं, और उन्होंने पॉलिसी बना दी कि सिर्फ ऑफिस पियोन ही जूनियर क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्निकल वाले नहीं कर सकते। इसलिए मैं उससे वंचित होने के कारण इतना टाइम लगा। बाकी 2 से 3 साल में आप ग्रुप डी से टेक्नीशियन बन जाते हो। 3 साल की आपकी सर्विस होने के बाद अगर आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, या अप्रेंटिस है, कोई भी डिग्री है, या BTEC है, या डिग्री नहीं है तो? डिग्री अगर आप लोगों के पास नहीं है, और तो आपको ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और MCF का ही प्रमोशन मिलेगा। MCF के बाद सर हमारे रेलवे में JEE की भर्तियां क्रिएट होती है, वो रैंकर कोटा बोला जाता है, वो भी एज ए प्रमोशन। तो उसमें टेस्ट होता है, लेकिन 4200 ग्रेड पे तो आपको MCF बनते ही मिल गई। उसके बाद आपको रैंकर कोटे से JEE में लिया जाता है। अगर आपके पास ITI है तो जैसे ही 3 साल आपको टेक्नीशियन में काम करते हो गए, उसके बाद LDC कोटे से जो वैकेंसियाँ आती है उसमें आप फॉर्म फिल करिए, कंपटीशन फाइट करोगे तो JEE बनोगे।
जेई बनने के 1-2 साल बाद ही आपको एसएससी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है उसकी पोस्ट पे आप प्रमोशन हो जाता है। ये है सर इसमें प्रमोशन का। बहुत बड़े आप मतलब लाखों रुपए सैलरी तक की जॉब इसमें कर सकते हो आराम से। सिर्फ जज्बा होना चाहिए आपको आगे बढ़ने का। बहुत बड़े शानदार, बहुत ही शानदार सर ने जो है वचन बोले हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके जीवन में एक नई जो है मतलब लहर पैदा हो सके, आप आगे बढ़ सके। तो प्यारे मित्रों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग जो है यहाँ पर कंटिन्यूस आ रहे हो, इसको शेयर भी कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो यहाँ जो है भर्तियों को लेकर के भी सर ने बता दिया। हाँ जी, ओके। और सब चीज़ें जो आपने पूछी है लगभग का सबका आंसर सर ने दिया है। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर सर एक चीज़ और बताऊँ, बच्चे कैसे पढ़े, इसके लिए क्या है कि अभी जो है ऑनलाइन का तो बता ही दिया सर ने। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सर हमारी ये 3 बुकें हाथ से लिखी हुई है प्रेजेंट टाइम पर। तो आपको ये तीनों बुकें कैसी लगी, एक बार आपने देखी भी है, मैंने दिखाई है, तो बच्चों को भी दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, ये बफरिंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 बुकें आपने देखी है कि कैसे क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा। डन, एक मिनट। ठीक है, तो दोस्तों बराबर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जी। ठीक है, तो तीनों बुकों को आप यहाँ पर देखिएगा, तब किसी प्रकार कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। जी प्यारे मित्रों, आइए, एक मिनट। हाँ जी, तो एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, लीजिए, एक सेकंड, थोड़ा सा बफरिंग हुई है। कहाँ मिलेगा बेटा? चल रहा बराबर, देख रहे हैं? हाँ जी, इसमें मुझे नहीं दिख रहा। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, तो बराबर देखिए दोस्तों, जो है ये बुकें हैं सर, इनको दिखाइए बच्चों को, जिससे कि ये और इनके बारे में बताना भी है। हाथ से लिखी हुई बुक है, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक फीटर है, दो इलेक्ट्रिशियन है, एक फीटर है। तो बराबर आप यहाँ पर देख सकते हो। लीजिए, सर से बात कीजिए थोड़ा सा तो उसके बुक्स के बारे में भी। हाँ जी, देखो दोस्तों, सर के द्वारा जो बुक्स है फिटर ट्रेड थ्योरी की, प्रत्येक ट्रेड की थ्योरी होती है। आपने आईटीआई कर रखी है तो आप सब जानते हैं। और जो ये बुक इन्होंने लिखी है वो किस पे है? निम्मी पैटर्न पर आधारित, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में, उसकी मैं बात करूँगा। तो इन्होंने गागर में सागर भरने जैसा काम किया सर आपने इसमें, मैंने इसको देखा है। और आप भी अगर रेलवे से हटकर अलग जॉब चाहते हो, जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती होती है, उसमें के लिए सर आप स्टूडेंटों को मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी में टेक्निकल लाइन में जिन्होंने अगर एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के साथ आईटीआई की डिग्री से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही सीधा पेपर आता है और उसमें और भी अच्छी सैलरी है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए पहले एक सीटीआई कोर्स होता था, वो आजकल इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई वो होना ही ज़रूरी है, उसका कोई वो नहीं है। आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने खुद ने भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर दिया था, लेकिन कुछ उसमें समस्या रही थी शायद, या तो मेरे को बता दूँ सर, मैं मैकेनिकल डीजल ट्रेड से हूँ। तो उसमें हैवी लाइसेंस के लिए बाद में अलग से नोटिफिकेशन निकाला था, वो मैं अप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए मेरा रिजल्ट रोक लिया गया। बाकी मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। ये 2019 की बात है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर भी एक बहुत अच्छा जॉब है। और इसमें डायरेक्ट 3600 ग्रेड पे में आप जाते हो, राजस्थान सरकार की जॉब है। और ब्लॉक स्तर पर इसकी कॉलेजें है, तहसील स्तर पर कॉलेज है, तो रहने के लिए भी आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि अगर आपको टेक्निकल लाइन में सिलेक्शन लेना है, टेक्नीशियन फिटर, तो सर की जो ये थ्योरी की बुक है फिटर ट्रेड की, बहुत ही आपके लिए मायने रखने वाली है। और इससे ज़्यादा मेरे को लगता है सर कुछ आने वाला नहीं है। इसमें आपने गागर में सागर भरने वाला काम किया है। और वो जो चीज़ें मतलब आज के कंपटीशन में चल रही है, वो फुल इसमें सर आपने कवर की हुई है। मैंने इसको देखा, अच्छे से समझा भी है। और मेरे लिए भी आगे जेई के एग्ज़ाम दूंगा, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। और जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ेगा
निश्चय ही सफलता मिलेगी, ये सब मुझे उम्मीद है। बस उनको ये है कि बहुत बढ़िया, पढ़ना सर पड़ेगा, बहुत ही शानदार। बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलता। हाँ सही बात। लेकिन आपने इसमें बहुत अच्छा काम का मैटर है सर, और इसको पढ़ना सबके लिए सही है। चलिए, बहुत बढ़िया शानदार बात बोली है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बराबर चाहे तो इसको फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हो। हाँ प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूछ रहे हो कि ग्रुप डी में चश्मा वाले चल सकते हैं? जी बिल्कुल चल सकते हैं। आपको C1 मेडिकल तक आप चेक कर सकते हो। C1 तक आप हो तो आप आपको जैसे मैंने बताया था डिपार्टमेंट, इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी रहता है, SNT डिपार्टमेंट रहता है, दूसरा मैकेनिकल रहता है, ट्रैकमैन रहता है, ऑफिस पियोन रहता है। तो जिसका मेडिकल C1 है तो उसको या तो मैकेनिकल में या फिर ऑफिस पियोन में, इनमें उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ट्रैकमैन पे अपॉइंटमेंट जिसकी अच्छी है, मतलब A1 नज़र है, उसको ही सर A1 B1 A2 वाले, इनको ट्रैकमैन पोस्ट अलॉट की जाती है। और तो कर सकते हैं। बाकी C1 तो आपको ऑफिस में मिलेगा, अच्छा जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से आप जैसे मैं बता रहा था क्लरिकल के लिए 2-1 साल बाद फाइट कर सकते हो, तो C1 वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया शानदार। देखिएगा, बात बोली है इन्होंने, आपको बताता तो ये मतलब जो है C1 वाले कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जो चश्मा वश्मा कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ पोस्टें हैं। एक लड़का जो है और पूछ रहा कि सर जो है, एक मिनट क्या था, चश्मा का हो गया एक। हाँ, ये पूछ रहा कि लोकोपाइट की भर्ती कब आएगी? ये तो अपने बात कर लिया आई थिंक कि हाँ, इसका अभी अपने बात हो चुकी है, और लगभग 2022 के मिड में ही ये वैकेंसी क्रिएट होंगी, क्योंकि अभी जो पिछली वैकेंसी है उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जैसे वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही नेक्स्ट वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है सर। एक और क्वेश्चन है कि ग्रुप डी का जो अभी चल रहा है उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? कुछ है आइडियाज? इसका एग्ज़ाम का सर ये लास्ट दिसंबर तक होने का पूरा उम्मीद है, और टेक्नीशियन की भर्तियाँ इसके बाद ही हो पाएंगी जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखिएगा, ये जो है मतलब लास्ट दिसंबर तक, मतलब दिसंबर जनवरी में मान के चलो, हो सकता है फरवरी तक पहुंच जाए, क्योंकि रेल है और रेलवे से भी जो है जीवन रेखा, ठीक है ना। हाँ, तो ये लाइफ लाइन अपने देश की, ठीक है। तो आप जानते हो अप्रेंटिस, रेलवे में अप्रेंटिस करना सही है क्या? आप क्या कहोगे इस बारे में? आज के समय को देखते हुए अप्रेंटिस करना सही है, क्योंकि आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि ITI के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, या बिना ITI के भी अप्रेंटिस आप करते हो तो 3 साल की होगी। उसमें सर स्टूडेंट के लिए दो बेनिफिट है। एक तो वो प्रैक्टिकल रूप से सब कुछ सीख जाता है, तो खुद का भी व्यवसाय वो कर सकता है। दूसरा, कहीं भी जाएगा तो उसको खुशी से कंपनी लेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास रेलवे का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और जो आदमी रेलवे में काम किया हुआ है वो कहीं नहीं रुक सकता। तो इसलिए अप्रेंटिस भी आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी में भी इनके लिए 20% अलग से वैकेंसियाँ क्रिएट होने लग गई है, तो जॉब के ज़्यादा चांस रहते हैं। अप्रेंटिस करने के बावजूद जॉब के ज़्यादा चांस रहते हैं सर। बहुत ही शानदार देखिए बात आपने बोली है। तो अप्रेंटिस आप करना चाहे तो कर सकते हो, अच्छे चांसेज है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो है क्या नाम से बुक कैसे परचेज करे? तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुक परचेज करने के लिए आपको कुछ नहीं, छोटा सा कार्य करना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाना पड़ेगा, और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाकर के बुक को परचेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी भी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि 2018 की जो भर्ती में है, 18-19 की में, तो उसमें जो है हमारे यहाँ से काफ़ी लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ तक कि 1149 लड़कों का सिलेक्शन दिया था। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ, जो आप एक नज़र से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ये पूरी टीम है हमारी जो ऑनलाइन और यहाँ जो है
ऑफलाइन पढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे दोस्तों, एक नज़ारा आपको बता रहा हूँ, इतने सारे बैचेज, इतनी सारी 5-5 घंटे की लाइव क्लासेस चलती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो बुक्स है जिसका मैं बता रहा था, तो इन दोनों बुक को आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू ले सकते हो दोस्तों। आप जो पूछ रहे थे, जी हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर लिखोगे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस बुक्स, या फिर लिखोगे इलेक्शन ट्रेड थ्योरी बुक्स, या फिर वो फीटर ट्रेड थ्योरी बुक बाय जुगल सर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो इतना सा कार्य करना है जी प्यारे दोस्तों। और आपको ये कोर्सेज अगर परचेज करने तो हमारे ऐप पर जाना है, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस प्ले स्टोर में, और ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो प्यारे दोस्तों। जी हाँ, उसके थ्रू आप जो हो कोर्सेज ले सकते हो। ये आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑफलाइन क्लास का एक नज़ारा है, जो कि क्लासरूम आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारे पास लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आप यहाँ देखोगे। साथ साथ में अपना ये हेड ऑफिस है, आप देखेगा, जी हाँ। लाइब्रेरी देख सकते हो बच्चों को, हाँ जी, यहाँ पर बराबर बच्चे जी। ऑफलाइन क्लासेस का एक नज़ारा है, जो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हुए देख सकते हो आप जी प्यारे दोस्तों। ये कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कराते हुए बच्चों की, जिससे कि साइको कैसे क्लियर करते हैं, या फिर कंप्यूटर पर भी ऑनलाइन जो पेपर होता है उसको कैसे फाइट किया जाता है, इसके लिए बच्चों को कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कराई जाती है। या कि नज़ारा देखिएगा दोस्तों, जो ऑफिस का है, जो हेड ऑफिस है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पूरी टीम वर्क करती है, ये डिजिटल बोर्ड पर आपको जो है पढ़ाते हुए देख सकते हो जी प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो प्यारे मित्रों देखिएगा, ये दूसरी सेकंड लाइब्रेरी का जो ओपनिंग का है, ये कि जो है लोकोपाइट की भर्ती में ऑफलाइन में स्टूडेंट जो बैठे हुए थे वो आप देख सकते हो जी प्यारे दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, एक नज़र आपके सामने है, जिससे आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो जी। ये ऑफलाइन स्टूडेंट में जो अपने पहले ऑनलाइन नहीं था उस टाइम मेरे पास में ज़्यादा, ठीक है जी। ऑफलाइन स्टूडेंट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं 1149 लड़कों को जो सिलेक्शन दिया, तो उनको होटल लेक में मैंने कोटा में एक भयंकर प्रोग्राम दिया था सक्सेस मिशन करके। तो वो जो है बच्चे इसमें सेलेक्टेड हुए थे, उनको सम्मानित करते हुए एक नज़र आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर स्टेज पर बच्चे माँ भी नहीं रहे हैं। आप एक कल्पना कर सकते हो जी किस तरह से सिलेक्शन हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए, हाँ, रेलवे में जो 1149 बच्चों है उनको गूगल पे जाकर जुगल सर ऑनलाइन क्लास से लिखो सिलेक्टेड स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा नाम, मोबाइल नंबर, जिस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो पूरा बिलीव के लिए कि हाँ जी सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। तो ये सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जो है यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सम्मानित करते हुए दिख ही रहे हो, ठीक है। ये गेस्ट आए हुए हैं जो देख रहे हो आप यहाँ पर दिखे प्यारे दोस्तों। प्यारे मित्रों, ये सफलता की कहानी बच्चों की जुबानी, छात्रों की जुबानी जो आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर ली जाएगा। तो आप भी इस प्रकार से इनको जो हो पढ़ सकते हो, इन्होंने बच्चों ने कैसे सफलताएं प्राप्त की, किस तरह से जीवन में आगे बढ़े, और आप भी इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। उम्मीद है भैया ये आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सरकार हमारा मनोबल बढ़ाते रहना है, जिससे हम जो है प्रत्येक संडे जो है लाइव सेशन में आपको इस तरह से लाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा शानदार काम होगा। तो उम्मीद है भैया और भी कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे बता सकते हो। जी हाँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप मुझे बता सकते हो, है ना। लोकोपाइट और टेक्नीशियन की वैकेंसी बताई दी कि 2022 मिड तक आपको मतलब मध्य में जो है देखने को मिल जाएगी, और आपके लिए जी हाँ अभी हाल में इतनी सारी सुविधाएं जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो जी प्यारे दोस्तों। और भी कोई तकलीफ हो, आपको किसी प्रकार की परेशानी हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। और आज जो सर ने मैं अमूल्य टाइम दिया है जिसके लिए मैं सर को तहे दिल से, आत्मा से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में जो पधारे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और सर लास्ट में बच्चों से आप कुछ कहना चाहोगे जी, कोई भी शब्द जो बोलना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंटों से एक निवेदन या अनुरोध मान लो ये करना चाहूँगा कि प्रत्येक स्टूडेंट का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब, वो एनी डिपार्टमेंट कहीं भी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन उसके पहले जिन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया, जो जिज्ञासा हमारे मन में आई, वो किन की वजह से आई? माँ बाप की वजह से आई। उन्होंने मेहनत करके, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, या ये कह सकते करता था, अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि माँ बाप ने जो मैनर्स दिए, जो मेहनत की, उसको अपने सदुपयोग किया, और आज उन्हीं की मेहनत का फल है कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा सब स्टूडेंटों से निवेदन ये है कि आपको सबसे फर्स्ट में अपना कैरियर देखना है कि मुझे जॉब लगनी तो लगनी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, तो आपकी जॉब 100% लगेगी। जब भी आप सुबह जागते हो 5 बजे जागो, रात को भले 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे जागो। जगते ही अपने माँ बाप को देखो, उन अपने आँखों के सामने उस दृश्य को देखो कि अपने घर में क्या समस्या है। किसी के बेचारे के हो सकता है घर में और भी बड़ी समस्या हो, किसी के सामने क्या, तो आपकी जो समस्या है उस समस्या को सुबह आप देखोगे आपके आँखों के सामने, तो आपके दिन भर वो रहेगी। तो उसको सोच के आप पढ़ाई करोगे तो आप निश्चय ही सफलता हासिल करोगे। जैसे सर अपन
चल रहे हैं भाई, रास्ते में उस समय अगर अपने पीछे कुत्ता भाग रहा है तो अपन कितनी स्पीड से भाग सकते हैं? क्यों? क्योंकि अपनी जान बचानी है। तो इसी प्रकार के अगर हमें इज्जत कमानी है, पैसा कमाना है, तो रेलवे की नौकरी हो या यानी कोई डिपार्टमेंट हो, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष तभी होगा जब हमारे माइंड में कुछ प्रेशर होगा। बहुत ही गजब की बात बोली तो सर सबसे ये निवेदन है कि आप सब लोग संघर्ष करो और अपने माँ बापों का जो रेस्पेक्ट करो। उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार वचन बोले। इन्होंने कहा कि संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। प्यारे दोस्तों, यही शब्द जो है इनके है कहने का मतलब। तो ये संघर्ष की बेला में इन्होंने जिस तरह सफलता प्राप्त की, आप भी कर सकते हो दोस्तों। बंगाली लैंग्वेज भी आती है, आपको चिंता वाली कोई बात नहीं, सभी लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज को लेकर इशू नहीं आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो अब जो है सर को और हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की जो स्वर्णिम बेला चल रही है जी प्यारे मित्रों, किसकी याद होगा आपको? मोटिवेशनल विद आपको सक्सेस। जी हाँ, ये प्रत्येक संडे होती है जिसमें आप लोग आते हो। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा और सर का मनोबल बढ़ाने के लिए जी प्यारे मित्रों, इसको लाइक बटन दबा दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वेला में जो है आपके सामने, है ना, हाँ जी, आपके सामने जो है बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां जो आपसे परिचित होती है, जीवन में संघर्ष करती है, तो उनसे लेकर के जो है किस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हो, तो ये सारा जो आपको मैंने बता ही दिया। अपने देवेंद्र जी सर आए हुए, ठीक है, तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा। इस प्रकार की जो है एक के बाद एक जो है आपको यहाँ पर मान हस्तियों से मुलाकात कराता हूँ, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के लिए तो हमें इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।